हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी सेमेस्टर 5 का जो है पहला वीडियो है। पहले क्लास में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपका कॉमन सब्जेक्ट है वो हम विधि शास्त्र है। ठीक है, विधि शास्त्र में जो है इसको आप इंग्लिश में जो है जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं और हिंदी में आप उसको विधि शास्त्र बोलते हैं। तो विधि आप लोग जानते हैं क्या होता है। विधि आपका होता है एक तरह से कानून, और ये विधि शास्त्र आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका हो गया विधि और ये आपका हो गया कानून। ठीक, विधि और शास्त्र आपका ये हो गया। तो विधि का आपका जो मतलब होता है सिंपली सा, अगर जो दैनिक आमचार भाषा में देखा जाए ना तो आपका कानून। ठीक है, कानून मतलब आपका लॉ। ठीक, और शास्त्र आपका होता है कौशल, कि आपके अंदर वो कौन सी क्षमता है, कौन सा आपका जो है टैलेंट है। ठीक है, तो उसका हम कौशल के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका दो शब्दों से मिलके बना है। तो दोनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गहराई से देखेंगे। तो गहराई से विधि शास्त्र को पढ़ने से पहले कि हमारे सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है। तो सिलेबस के हम यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो विधि शास्त्र के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको जो यहाँ पे दिखाई पड़ता है वो हमको स्कूल्स के बारे में पढ़ना होता है। स्कूल्स इन द सेंस कि विधि शास्त्र की आपका विचारधाराएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो विचारधाराओं की अगर हम बात करते हैं तो विचारधाराएं क्या हैं इसको हम यहाँ पे देखते हैं। विचारधाराओं से पहले हम एक चीज़ देखेंगे आपका कि इसका जो है और इसके सिलेबस में क्या है। इसके सिलेबस में सिंपल सा चीज़ अगर जो बात की जाए तो सबसे पहले विधि शास्त्र के में जो पहला आपका पॉइंट सिलेबस में नोट है तो वो आपका है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपका जो है क्या क्या आ जाता है। इंट्रोडक्शन में आपका आता है परिभाषाएं। परिभाषाएं में क्या क्या आएगा, परिभाषाएं जैसे कई विधि शास्त्री होते हैं तो उन्होंने जो अलग अलग परिभाषाएं दी उनके बारे में परिभाषाएं यहाँ पे आता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है कि इंट्रोडक्शन में कि परिभाषाओं के साथ इसका जो है इसका प्रकृति किसकी कैसी है, विधि शास्त्र की प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका जो है स्कोप क्या है। ठीक है, इसका स्कोप क्या है और हमें जो है विधि शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, विधि शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए तो इसकी क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है। अब दूसरे पार्ट में जो हम लोग देखते हैं वो क्या आता है, वो आपका आता है यहाँ पे स्कूल्स। स्कूल्स क्या होता है, स्कूल्स मतलब होता है आपका विचारधाराएं। विधि शास्त्र में सबसे ज़्यादा आपका जो सिलेबस है वो आपका विचारधाराओं पे दिया गया है। तो विचारधाराएं हम लोग यहाँ पे सिलेबस में कौन कौन पढ़ेंगे तो इसको हम ऐसे समझते हैं। नंबर एक पे आपकी जो विचारधारा पढ़ते हैं वो आपका एनालिटिकल विचारधारा पढ़ते हैं। उसके बाद आपके जो पढ़ेंगे वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल विचारधारा, ऐतिहासिक विचारधारा आपकी क्या है। ठीक है, उसके बाद जो हम इसमें विचारधारा पढ़ते हैं वो आपका नेचुरल विचारधारा पढ़ते हैं। ठीक है, और इसी में सोशोलॉजिकल विचारधारा कि सामाजिक जो है इसका विचारधारा क्या है, सोशियोलॉजिकल विचारधारा। ठीक है, फिर जो है ये आपकी जो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट विचारधारा है। और अगर इसकी विचारधाराओं की बात करें तो इसमें हम लोगों की विचारधारा और भी होती हैं लेकिन वो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना नहीं होते। तो विचारधारा में और कौन कौन सी होती हैं आपकी क्या आ जाएगा यहाँ पे, दार्शनिक विचारधारा हो जाएगी, दार्शनिक विचारधारा। ठीक है, यथार्थवादी आपका हो गया। उसके बाद अगर तुम बात करेंगे तो यहाँ पे विधि के विशुद्ध आपके सिद्धांत आते हैं, वो भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, और अगला आपके जो विचारधारा से अगला आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट में आपका क्या आता है, उन पॉइंट में अगर जो बात करें तो आपका मोरालिटी क्या होता है, ला क्या होता है, लॉ ऑफ मोरालिटी, लॉ ऑफ मोरालिटी क्या होता है। ये आपका एक पॉइंट यहाँ से बनता है, एक हेडिंग। दूसरा अगर जो आपका बनता है वो आपका लाइबिलिटी का बनता है, लाइबिलिटी। और तीसरी अगर जो यहाँ पे हेडिंग हम देखते हैं तो वहाँ पे आपका आता है
पोसेंस एंड ऑनरशिप, पोसेंस एंड ऑनरशिप आपका जो है वो किसके ऊपर निर्भर है, मतलब वो किसकी चीज़ें हैं, उसका मालिक कौन है, ठीक है। और इसी में हम लोग लीगल राइट्स देखते हैं। लीगल राइट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे लीगल राइट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं। लीगल राइट्स में जैसे हम लोग लीगल राइट्स में पेटेंट लॉ भी पढ़ सकते हैं, कॉपीराइट लॉ पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये आपका यहाँ पे सिलेबस होता है। अब जैसे आपका लॉ ऑफ मॉरलिटी, ठीक है, तो लॉ मॉरलिटी में जो है इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एक एक करके पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ाएंगे इन द सेंस कि आपको उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी जो प्रकृति, परिभाषा और इसका जो मूल्य होता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मूल्य का यहाँ पे मतलब आपका प्राइस को ना लेकर यहाँ पे वैल्यू से है। तो किसी भी चीज़ का वैल्यू आपका यहाँ पे डिफर हो सकता है, हर एक चीज़ का वैल्यू हर एक जगह के लिए अलग होता है, ठीक है। वैल्यू के साथ ही इसका हम नेचर भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो इसका जो आपका विधि शास्त्र का नेचर है, तो विधि शास्त्र का आपका नेचर जो होता है वो आपका सैद्धांतिक नेचर होता है। कौन सा होता है? मुख्यतः विधि शास्त्र जो होता है, विधि शास्त्र का जो मुख्यतः विधि जो शब्द होता है वो आपका सैद्धांतिक एक पहलू है, ठीक है। तो सैद्धांतिक की बात करते हैं, जो लोग अपना चीज़ों को है अपने अनुसार चलते हैं, अपने अनुसार इन द सेंस अपने कायदे और कानून के अनुसार उसको चलाते हैं, तो हम लोग उसको जो है एक सैद्धांतिक रूप की परिभाषा में इंगित करते हैं, ठीक है। तो इसका जो नेचर होता है वो आपका सैद्धांतिक होता है। और हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग इन द सेंस कि जो भी लॉ की स्टडी करते हैं तो विधि की स्टडी जो करता है, विधि की स्टडी जो करता है, विधि प्लस कौशल, विधि की स्टडी करने के साथ उसका जो विधि के साथ कौशल होता है उसको हम लोग जो है विधि शास्त्र के रूप में देखते हैं। विधि का जिसको कौशल होता है उसको हम लोग विधि शास्त्र कहते हैं, ठीक है, विधि शास्त्री कहते हैं। और विधि में जो कौशल होता है उसको हम लोग विधि शास्त्र कहते हैं। दोनों में अंतर है। या विधि शास्त्री कौन हो सकता है? एक पर्सन हो सकता है। और विधि शास्त्र क्या है? विधि शास्त्र आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो विधि शास्त्र में मूलभूत प्रश्न ये होता है कि उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं कि वह विधि क्या है, कि कोई भी विधि क्या है, इसे कितना अस्तित्व में रहना चाहिए। विधि शास्त्र में अगर हम लोग कोई भी बात करते हैं, कोई भी विधि की बात करते हैं, तो विधि की अगर जो बात करते हैं तो विधि की बात में करेंगे कोई भी चीज़ का है। जैसे आपका संपत्ति लॉ है, ठीक है, संपत्ति लॉ है, आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर लॉ है, या फिर आपका जो है CRPC है, CP से। तो यहाँ पे हर एक विधि में हम लोग सबसे पहले उसका 4 चीज़ों को हम लोग डिफाइन करते हैं। नंबर 1 पे वह विधि क्या है, विधि क्या है। उसके बाद हम लोग क्या डिफाइन करते हैं उसका, कि वो जो विधि है वह जो है कि उससे अस्तित्व में क्यों रहना चाहिए, उसका अस्तित्व में रहना क्यों इम्पॉर्टेंट है, अस्तित्व में रहना इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर जो विधि ना हो तो क्या हमारे समाज पे कोई प्रभाव पड़ेगा, या फिर हमारे समाज पे कोई चीज़ों पे जो है उसके आने से ना आने से क्या कारण है, वो अगर जो आती है तो समाज पे क्या जो है इफेक्ट पड़ता है, नहीं आती है विधि तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उस विधि को अगर जो हटा दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को अस्तित्व में उसको रहने से क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग किसी भी विधि में होते हैं तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और उस विधि की जो है प्रकृति और उद्देश्य क्या है, मतलब प्रकृति उस विधि का क्या है, प्रकृति और उद्देश्य उस विधि का क्या होता है, उसको भी हम लोग देखना वहाँ पे आवश्यक हो जाता है। उसके साथ हम लोग जो वहाँ पे वो जो विधि है, ठीक है, उसका उद्देश्य और उसका अधिकार कर्तव्य क्या होता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखते और समझते हैं। कि जैसे आप ले जो है आपका जैसे कोई भी जैसे हाँ मान लीजिए आपके ऊपर या फिर किसी के ऊपर धारा 307 लगा है, ठीक है। तो धारा 307 लगा है तो वो जो पर्सन होता है, 307 क्या है, आपकी एक विधि है, विधि की एक आपकी धारा है। तो 307 जो पर्सन है तो वो तो ठीक है, उसने गलत किया, उसके ऊपर 307 लगा है। अब उसका कोर्ट का फैसला है कि उसके साथ जो है
उसने सही काम किया गलत काम किया, उसके साथ क्या होना चाहिए। लेकिन वो जो 307 जिसके ऊपर लगा है तो उसके अधिकार क्या, उस व्यक्ति के अधिकार क्या हैं, ठीक है, इसको भी हम लोगों को जानना जरूरी होता है, देखना होता है, क्योंकि विधि आप लोग जो है ऐसा किसी एक के अनुसार नहीं होता, वो विधि जो है हर एक टर्म एंड कंडीशन को मान के हम लोगों का चलता है, ठीक है। सारे कंडीशनों पे विधि जो है एक उत्तम अपना जो है न्याय देता है, ठीक है। तो हम लोगों के यहाँ इन द सेंस कि आपका जो इंडिया है, तो इंडिया में कोई भी अगर जो वहाँ पे अपराध होता है तो उसका जो अपराध होने से हो जाता है, उसके काफ़ी दिनों के बाद आप लोग देते हैं रिजल्ट आता है, उसका जो है फैसला होता है। तो ये आपने यहाँ का एक जो है कहेंगे ना तो डिसइम्पैक्ट है कि काफ़ी टाइम वहाँ पे लग जाता है फैसला आने में। लेकिन हाँ, फैसला जो भी आता है तो उसमें ये भी होता है कि वहाँ पे किसी निर्दोष को सज़ा नहीं होती है, ठीक है। जो चीज़ें गलत होती हैं उनको वहाँ पे सज़ा मिलती है। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छी चीज़ है। लेकिन किसी ने गलत किया तो उसके हम लोग अधिकार को भी वहाँ पे हम लोग देखते हैं, उसको हम यहाँ पे इंगित करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपका होता है अधिकार। हम लोग जो विधि शास्त्र में किसी भी चीज़ का वहाँ पे अधिकार को हम लोग पढ़ते हैं। आपका क्या क्या पढ़ते हैं कि वो विधि क्या है, उस विधि को अस्तित्व में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, विधि की आपकी प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, और उसके अधिकार क्या हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे पॉइंट है, अगले पॉइंट में हम लोग इसको वैल्यू के बात यहाँ पे कर लेते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने बात किया वो आपका क्या था, वो आपका वहाँ पे नेचर के रूप में था। अब हम लोग वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो वैल्यू में हम लोग जो यहाँ पे कई विधि शास्त्री होते हैं, तो यहाँ पे विधि शास्त्री तो जो हमारे जो प्रसिद्ध विधि शास्त्री हैं वो आपके सामंत जी हैं। तो यहाँ पे सामंत जी ने विधि शास्त्र के वैल्यू के बारे में क्या डिफाइन किया उसको यहाँ पे देखते और समझते हैं। तो विधि शास्त्र का प्रयोग जो व्यवहारिक परिस्थिति में नहीं किया जा सकता, विधि शास्त्र का प्रयोग जो है आपका व्यवहारिक परिस्थिति में नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप लोग जो है देखते होंगे कि चाहे जो भी केस होता है तो वहाँ पे आप लोग कहते हैं यहाँ पे सीआरपीसी की जो है धारा लगी, यहाँ पे जो है सीपीसी धारा लगी, यहाँ पे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की जो यहाँ पे जो है धारा 60 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कहीं पर आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि यहाँ पे विधि शास्त्र की ये धारा है। क्यों? क्योंकि विधि शास्त्र का जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग जो व्यवहारिक रूप में नहीं यूज करते हैं, ठीक है, व्यवहारिक रूप में नहीं यूज करते हैं। वहीं पे हम संविधान की बात करते हैं तो वहाँ पे संविधान आपका व्यवहारिक रूप में पूरा का पूरा यूज होता है, लेकिन विधि शास्त्र आपका व्यवहारिक रूप में यूज नहीं होता है, ठीक। अब व्यवहारिक रूप में नहीं यूज होता है इसका हम आपको मतलब समझा दिए। अब जैसे यहाँ पे अगर जो आप लोगों ने 9th 10th में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर जो बात करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो व्यवहारिक जीवन में अगर जो हम बात करते हैं तो आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कभी जो व्यवहारिक जीवन में यूज नहीं किया होगा, बट इसका यूज होता है। ऐसा नहीं कि इसका यूज नहीं होता, इसका यूज होता है, बट डेली लाइफ के जीवन में इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि हम लोग जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर ये जो होता है इसका हम लोग व्यवहारिक जीवन में भी यूज कर लेते हैं। कैसे? जैसे आपका जो है 17 + 13 का जो स्क्वायर पूछा गया तो क्या है, अगर जो आपको यहाँ पे इसका ऐड करके स्क्वायर नहीं पता होता है तो आप लोग इसको अलग अलग करके स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ऐड करके आपको वहाँ पे आंसर आ जाता है। लेकिन वहीं पे हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो उसका हम लोग व्यवहारिक जीवन में यूज नहीं करते, बट हमारा उसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। अब रोल इन द सेंस कि जैसे कोई भी अगर जो वहाँ पे तो व्यवहारिक जीवन की बात नहीं की जाए तो यहाँ पे एक यहाँ पे अगर जो यहाँ पे इसको ये हम लोग यहाँ इसको क्या बोलते थे, इसको कर्ण बोलते थे। इसकी अगर जो कहीं पे पहाड़ पे भी अगर जो आप लोग जा रहे हो तो पहाड़ पे अगर जो यहाँ पे पहाड़ की ऊंचाई ये है और डिस्टेंस यहाँ पे जो है आधार ये आपका ये होता है, तो पहाड़ पे हम लोगों को जाने के लिए कितना क्या यूज होना, कितना चलना पड़ता है, तो हम लोग किससे निकालते हैं, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से निकलता है। तो ये हम लोग जो है दैनिक जीवन में यूज नहीं करते, लेकिन इसका हम लोग यूज करते हैं, बहुत ही जगह पे हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से विधि शास्त्र जो होता है वो उसका हम दैनिक जीवन में यूज नहीं करते, लेकिन उसका यूज बहुत ही ज़्यादा करते हैं और विधि शास्त्र पर भी हमारे काफ़ी ज़्यादा जो है
कानून टिके हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि विधि शास्त्र का यूज हम लोग जो है दैनिक जीवन में ना करके, व्यवहारिक जीवन में ना करके इसका यूज हम लोग करते हैं, बट व्यवहारिक जीवन में नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमको किसने बताया? ये चीज़ हमको विधि शास्त्री सामंत जी ने बताया, ठीक। अब यहाँ पे जैसे विज्ञान और गणित की तरह जो है चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसी तरह जो है क्या होता है, विधि शास्त्र भी आपकी होती है। विधि शास्त्र को जो है पढ़ना आप लोग देखते होंगे, सबसे ज़्यादा अगर जो आपका टफ जो सब्जेक्ट लगता होगा वो आपका मैथ या फिर साइंस लगता होगा, ठीक है। मैथ और साइंस में जो है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टफ सब्जेक्ट इसलिए लोगों को लगता है क्योंकि इसमें समझना होता है, ठीक है। इसी तरह आपका जो है विधि शास्त्र होता है। तो विधि शास्त्र आपको टफ नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी जो है क्या है, यहाँ पे आपको सेक्शंस नहीं है, मतलब आपको धाराएं यहाँ पे नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे CRPC है, CPC है, TPA है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी धाराएं होती है। आपको पता है कि धारा 58 में जो है आपका बंधक दिया है, तो आपको पता है धारा 58 में आपको बंधक दिया, तो बंधक के बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया। बट यहाँ पे आपकी धाराएं नहीं होती हैं, यहाँ पे उस चीज़ को थ्योरी के फॉर्मेट में हमको समझना होता है, पढ़ना होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका एक मूल्य है। किसका मूल्य है? ये आपका विधि शास्त्र का एक मूल्य है, ठीक है। विधि शास्त्र का एक जो है शैक्षिक गुण होता है, विधिक संकल्पनाओं का तार्किक विश्लेषण और विधि शास्त्र को अध्ययन औपचारिक के दुर्गुण को समाप्त करने में सहायता करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और विधि जो है सामाजिक कार्यों से अवगत कराया जाता है। विधि शास्त्र में जो है किसी भी विधि को हम लोग सामाजिक कार्यों से उसको अवगत कराते हैं। तो आपका ये जो है क्या हुआ, ये आपका वैल्यू की बात हुई। वैल्यू भी आपका जो है इतना पूछा नहीं जाता, हम आपको यहाँ पे पूरा जो है क्या देंगे, आपको आंसर दे देंगे। आंसर इन द सेंस कि आपको आज की जो क्लास होगी इसका हम आपको PDF फाइल दे देंगे, वहाँ से आप लोग को पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम आपको जैसे मान लीजिए स्लाइड पे बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको हो सकता है कि हम जो बोल रहे हैं वो चीज़ समझ में आए, जब आप इस स्लाइड देखो तो आपको ना समझ में आए, ठीक है। इसीलिए हम आपको यहाँ पे एक PDF दे देंगे क्लास 1 की, ठीक है, वहाँ से आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे जो देखते हैं वो विधि शास्त्र की जो हम लोग परिभाषाएं देखी, ठीक है। परिभाषाओं के बाद परिभाषाएं अब हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने क्या देखा, नेचर देखा और वैल्यू देखा, ठीक है। अब हम लोग परिभाषाएं देखते हैं। तो परिभाषाएं की हम लोग जो बात करेंगे डेफिनेशंस, तो डेफिनेशंस में हम लोग जो है कई विधि शास्त्री ने अपने अपनी परिभाषा दी है, ठीक है। तो विधि शास्त्री कौन होते हैं? विधि शास्त्री कौन होते हैं? विधि शास्त्री, तो अभी हमने आपको बताया कि विधि शास्त्री जो होता है या फिर विधि शास्त्र जो होता है ये 2 शब्दों से बना है। नंबर 1 पे आपका विधि और नंबर 2 पे अगर शास्त्र की बात करेंगे तो शास्त्र, या फिर शास्त्र की बात करेंगे तो शास्त्री, ठीक है, ठीक। तो विधि आपका होता है कानून, नियम, ठीक, ला। और शास्त्र होता है जिसके अंदर वो चीज़ का कौशल हो, टैलेंट हो, ठीक है। शास्त्री वो पर्सन हो सकता है। तो कानून का, विधि का जिसके अंदर टैलेंट होता है, जिसने काफ़ी ज़्यादा अध्ययन किया होता है, जो उस चीज़ में पूरा जो है डूबा होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, विधि शास्त्री, ठीक है। क्योंकि विधि शास्त्री ऐसे ही कोई नहीं बन जाता, वो काफ़ी ज़्यादा उसका ज्ञान रखे हुआ होता है, तब उसको हम लोग विधि शास्त्री करते हैं। क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का अध्ययन करके, कानून में परिवर्तन करके उन चीज़ों को सामने लेकर आता है, तब उसको हम लोग विधि शास्त्री कहते हैं। तो विधि शास्त्री में हम कई आपको 2-3 नाम बताते हैं। जैसे आपका एक आपके सामंत हुए, ये आपके बहुत ही मशहूर आपके जो है विधि शास्त्री हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका पाउल्स हुए। पाउल्स भी आपके एक बहुत ही अच्छे जो विधि शास्त्री हैं। और आपका कौन, हेनल्स हुए। हेनल्स भी आपके जो है एक विधि शास्त्री थे, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके विधि शास्त्री हैं। तो हम सारे चीज़ों को यहाँ पे बात नहीं कर सकते। और एक आपके विधि शास्त्री जो आपके इंटरनेशनल लॉ में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, वो आपके हैं बेंथम, ठीक है। ये भी आपके विधि शास्त्री थे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम सबको यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सबको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा टफ है।
तो जो यहाँ पे आपका जो परिभाषाएं जो हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको इजीली समझ में आती हैं, वो हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो विधि शास्त्र की हम लोग परिभाषा देखते हैं। तो विधि का अध्ययन, विधि शास्त्र का अध्ययन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले आपका विधि शास्त्र का अध्ययन जो हुआ था वो आपका हुआ था रोम में। रोम क्या है? रोम आपका एक देश है। तो सबसे पहले अध्ययन हुआ कहाँ? रोम में। रोम आपका एक देश है। विधि शास्त्र का सबसे पहले अध्ययन आपका रोम में हुआ। अब विधि शास्त्र जो है ये आपका एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? विधि शास्त्र शब्द आपका लैटिन शब्द है। लैटिन आपका क्या होता है? लैटिन आपकी भाषा होती है। जैसे आपका इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, संस्कृत होता है, वैसे आपकी लैटिन एक भाषा होती है। ठीक है, तो विधि शास्त्र तो आप हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन विधि शास्त्र आया कहाँ से? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। विधि शास्त्र आया कहाँ से? विधि शास्त्र आपका आया लैटिन भाषा का आपका शब्द जो है जुरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो कौन सा शब्द? जुरिस्प्रूडेंस। तो जुरिस्प्रूडेंस क्या है? ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है, जुरिस्प्रूडेंसिया। ठीक है, ये आपका लैटिन भाषा का शब्द जुरिस्प्रूडेंसिया से हम लोगों का जुरिस्प्रूडेंस बना, और उससे क्या बना? उससे विधि शास्त्र बना। तो जुरिस्प्रूडेंस से आपका जो है क्या हुआ? उद्भूत हुआ। जुरिस्प्रूडेंसिया से आपका उद्भूत हुआ जुरिस्प्रूडेंस। ठीक है, लैटिन शब्द आपका, लैटिन शब्द जुरिस्प्रूडेंसिया। ठीक है, इससे आपका शब्द बना जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस्प्रूडेंस। ठीक है, और जुरिस्प्रूडेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं विधि शास्त्र। ठीक, तो लैटिन शब्द आपका जो है, लैटिन भाषा का एक आपका शब्द है जुरिस्प्रूडेंसिया, और जुरिस्प्रूडेंसिया का जो है हम लोग जो है मतलब होता है जुरिस्प्रूडेंस, और उसको हम लोग हिंदी में विधि शास्त्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रूडेंसिया का अर्थ होता है, प्रूडेंसिया का अर्थ होता है आपका टैलेंट। ठीक है, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? इसको ज्ञान, कौशल, कुछ भी कह सकते हैं। और जुरिस का मतलब आपका होता है विधि। जुरिस का मतलब होता है आपका विधि, और प्रूडेंसिया का मतलब होता है ज्ञान या फिर कौशल। ठीक है, तो वहां से आपका ये शब्द बना है। ये चीज आपका हुआ। विधि शास्त्र आपका शब्द कहाँ से आया है? विधि शास्त्र का सबसे पहले अध्ययन कहाँ हुआ? ठीक है, ये दो चीजें आपकी यहाँ पे हुई। ठीक है, विधि शास्त्र में जो अभी हम लोगों ने आपको बताया क्या कि विधि शास्त्र कहाँ से आया और कैसे आया। ठीक है, इसमें भी आपका जो कई ऐसे विधि शास्त्री थे जिन्होंने अपना अध्ययन करके अलग अलग चीज़ों को बताया। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों को बताया तो वो हम लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे सीधे हम आपके आते हैं परिभाषा पे, और परिभाषा से आने से पहले आपका एक जो बेंथम थे, बेंथम ने एक परिभाषा दिया। एक बेंथम जो है, बेंथम जी ने एक आपकी परिभाषा दी। इनका कार्यकाल इन द सेंस ये इनकी जो जीवन रेखा रही, वो इनका जीवन रेखा आपका 1748 से लेकर 1832 तक रही। ठीक है, हालांकि इस चीज़ से हमारा यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। इन्होंने बेंथम जी ने अपना एक सिद्धांत दिया, वो हम सिद्धांत की कुछ बात करते हैं तो सुख दुख का सिद्धांत, ये आपका जो है एक नंबर में आ सकता है। सुख दुख का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपका एक नंबर में आ सकता है। ठीक है, और ये सिद्धांत जो है ये अगर जो आप इसमें एलएलबी में तो आएगा ही, अगर जो आप पीसीएस जे का एग्ज़ाम देते हैं, पीसीएस जे का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें भी आपका ये फ्री में आ सकता है। ठीक है, कि आपका सुख दुख का सिद्धांत देने वाले कौन से आपके विधि शास्त्री थे, वहाँ पे जो है विधि शास्त्रियों के नीचे नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो सुख दुख का सिद्धांत क्या होता है इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो बेंथम जी का ये मानना था कि बेंथम कहते थे कि विधि का जो उद्देश्य होना चाहिए वो सुख प्राप्त करना होना चाहिए। विधि का उद्देश्य सुख को प्राप्त करना है, सुख को प्राप्त करना है। ठीक
अब सुख को प्राप्त करना है, दुख का त्याग करना है, दुख का त्याग करना है। ये उद्देश्य बताया किसने? बेंथम जी ने, ठीक है। क्योंकि बेंथम जी ये जानते थे कि अगर जो किसी भी व्यक्ति को सुख मिल जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, अगर उसका फिर दुख धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। ये चीज़ बेंथम जी ने बताया, ठीक है। और इसके अंतर्गत बेंथम ने एक चार्ट प्रस्तुत किया, उसके अनुसार सुख और दुख की गणना भी की जा सकती है, ऐसा बेंथम जी ने अपना किया था। लेकिन इन सारी चीज़ों का जो हम लोग देखते हैं तो उसका यहाँ पे कोई भी जो है एलएलबी में या फिर जो है हमारा जो है ला पढ़ते हैं उसका जो है दैनिक जीवन में हम लोगों का कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। तो हम इसकी सीधे परिभाषा पे आते हैं और परिभाषा हम लोगों का जो है क्या है, परिभाषा आपकी सामंड की हम यहाँ पे परिभाषा पढ़ते हैं। तो सामंड जी ने इसकी जो परिभाषा दिया वो आपका क्या दिया उसको हम यहाँ पे देखते हैं। सामंड जी आपका कहते हैं कि विधि शास्त्र सिविल विधि की मूलभूत सिद्धांतों का एक विज्ञान है। क्या है? विधि शास्त्र सिविल विधि की सिद्धांतों मूल विधि शास्त्र जो है सिविल विधि के मूल सिद्धांतों का विज्ञान है, मूल सिद्धांतों का विज्ञान, ठीक है। अब सिद्धांत आपको बता सकते हैं कि आपके थ्योरी को हम लोग सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। सामंड जो है वो आपको बताया कि विधि शास्त्री थे और विधि शास्त्र राज्य की विधि का जो है वर्णन करती है। विधि शास्त्र आपका जो होता है वो राज्य की विधि का वर्णन करती है, राज्य के विधि का वर्णन करती है। अब यहाँ पर राज्य का है नाम आया, तो राज्य का नाम इसलिए आया क्योंकि जैसे आपका मान लीजिए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, ठीक, और आपका लेबर लॉ है, ये सारी जितनी आपकी विधि हम लोग देखते हैं ये किसी पर्सन के बारे में होती हैं या फिर प्रॉपर्टी के बारे में होती हैं, ठीक। लेकिन कोई भी ये चीज़ यहाँ पे हम लोगों को राज्य के बारे में नहीं बताती है, राज्य के बारे में राज्य के कानून नहीं बताती है। लेकिन विधि शास्त्र क्या होता है, विधि शास्त्र किसी पर्सन के बारे में नहीं है, किसी जो है प्रॉपर्टी के बारे में नहीं है, ये आपका क्या होता है, ये आपका एक राज्य के बारे में, राज्य की विधि के बारे में वर्णन आपका करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि हम राज्य के विधि का वर्णन आपको क्यों बताए हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत वैसे नियम आते हैं जो न्याय के प्रशासन में न्यायालयों द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। विधि शास्त्र जो है आपका विधि क्या होता है, 3 प्रकार की होती हैं जो मानव के आचरण पर शासित करते हैं। तो विधि शास्त्र जो विधि आपकी होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। वो आपके क्या क्या प्रकार की होती हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट रुकना। तीन प्रकार जो आपके हैं विधि जो होती है आपका 3 प्रकार के होते हैं। वो तीनों प्रकार आपके आचरण पे जो है होती हैं और वो आचरण आपके क्या तीनों प्रकार क्या होते हैं। नंबर 1 पे आपका जो यहाँ पॉइंट हो जाता है वो आपका पॉइंट हो जाएगा विधि जो धर्मशास्त्र से उद्भूत होती है। कहाँ से? धर्मशास्त्र से। अब धर्मशास्त्र से कैसे उद्भूत होती है उसको भी हम यहाँ पे आपको हम बताएंगे, ठीक है। अब एक विधि आपकी होती है धर्मशास्त्र से उद्भूत, धर्मशास्त्र से जिनका उद्भव होता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, नैतिकता से, और तीसरा आपका राजनीतिक रूप से संगठित समाज से उद्भूत, राजनीतिक रूप से संगठित समाज से जो उद्भूत होते हैं। तो धर्मशास्त्र से जो उद्भूत होता है, अब धर्मशास्त्र से उद्भूत की अगर हम बात करते हैं
तो बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, बहुत सारे ऐसे विधि होते हैं जो धर्मशास्त्र से उद्भूत होते हैं। जैसे आपका मुस्लिम लॉ, ठीक है, तो मुस्लिम लॉ में काफ़ी ऐसी चीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो हम लोग जो है मुस्लिम के धर्म से वहाँ पे उद्भूत होती हैं, ठीक है। नैतिकता के रूप में, या फिर हिंदू लॉ की हम बात करें तो हिंदू लॉ में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपका केवल हिंदू के रूप में जो है, हिंदू जो मतलब धर्मशास्त्र के रूप में उद्भूत होती हैं। नैतिकता, जैसे आप लोग जानते हैं कि किसी पशु को जो है किसी पशु को, पक्षी को वहाँ पे प्रताड़ना देना वो एक गलत चीज़ है, वो एक नैतिकता नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो एक नैतिकता के रूप में कानून अगर जो बनता है तो हम लोग नैतिकता के रूप में चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। राजनीतिक रूप में किसी भी चीज़ को जो है, राजनीतिक रूप में भी हम वहाँ पे उसकी सामने चीज़ें जो आती हैं उससे जो है चीज़ों को उद्भूत होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये विधि 3 प्रकार की होती हैं, तीनों प्रकार यहाँ पे आपको लिख दिए गए। अगर जो एग्जाम में आए तो विधि जो है कहाँ से उद्भूत होती हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर सही बात की जाए तो सच्ची विधि वैसी विधि जो राजनीतिक रूप से संगठित समाज में बने रहती है, ठीक है। और सामंड जो है इसे क्या कहते हैं, सिविल विधि कहते हैं, ठीक। सामंड के परिभाषा में आपका जो है कई भी चीज़ें आपकी शामिल हैं। जैसे आपका सामंड की परिभाषा क्या कहते हैं, सामंड की परिभाषा आपका एक विश्लेषणात्मक रूप से परिभाषा दी गई है, ऐतिहासिक रूप से दी गई है, नीति शास्त्र के रूप में दी गई है। ये सारी चीज़ों के रूप में जो है सामंड ने अपनी परिभाषा को यहाँ पे इंगित किया है, ठीक है। आपका परिभाषा में हम लोग ये भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जैसे किसी भी जो है प्रणालीबद्ध जो होता है, मतलब क्या, सिस्टमेटिक ढंग से आपका जो होता है विधि शास्त्र जो ऐसे किसी वास्तविक विधि की पद्धति के तत्वों की विवेचना करता है। सिस्टमेटिक ढंग से पद्धति की विवेचना, ठीक है, चाहे वो आपका भूतकाल में हो चाहे वो आपका वर्तमान काल में, ठीक है। भूतकाल मतलब आपका क्या होता है, पास्ट का हो चाहे वो आपका प्रेजेंट का हो, ठीक है। उसकी अगर चीज़ों को देखते हैं तो वो भी आपका एक परिभाषा के रूप में आती है। विधि आपका इतिहास जो होता है वो भी आपका हम लोग जो है विधि शास्त्र की परिभाषा में लेके चलते हैं। ये आपके तीनों पॉइंट हैं, और ठीक है, उसका विधिक इतिहास को जो है हम कभी नहीं भूल सकते हैं, उसका भी हम लोग विधि शास्त्र की परिभाषा में लेके चलते हैं। और आपका क्या होता है, विधि बनाने का जो उद्देश्य होता है वो भी हम लोग जो है उस परिभाषा में इंगित करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो सामंड के द्वारा बताई गई परिभाषा है। इसको हम आपको जो PDF में देंगे, ठीक है। आप वहाँ पे 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपको जो समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और उसके साथ साथ ही आपका जो है कई विधि शास्त्रियों ने परिभाषा दिया। तो आपका जो एक विधि शास्त्री हो हैं हॉलैंड्स ने आपको क्या परिभाषा दिया, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। हॉलैंड्स जो आपके बताते हैं, तो हॉलैंड्स बताते हैं कि यह एक विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक आपका जो होता है विज्ञान है। विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है, ठीक है। क्या विधि शास्त्र आपका होता है विध्यात्मक रूप का प्रारूपिक विज्ञान है, ठीक है। और विधि शास्त्र भौतिक नियमों का बनाया हुआ विधि के नियमों द्वारा शासित करने वाला मानवीय व्यवहारों से चीज़ों को मतलब विवेचना से स्पष्ट होता है, ठीक है। और इसी में जो है चीज़ों को जो है कोई नियम इसलिए विधि होता है कि उसे न्यायालय इसे मान्यता देता है। नियम आपका विधि कब होता है, नियम और आपका विधि दोनों आपका अलग अलग होता है। नियम को जब मान्यता मिलती है तब आपका ये आपका विधि बन जाता है, ठीक है। नियम को मान्यता मिलने के बाद वह आपका विधि बनता है। कोई भी नियम आपका होता है उसको जब मान्यता मिल जाती है
तब वह आपका विधि बन जाता है। ठीक है, और इसकी अगर तो परिभाषा में बात करेंगे तो यह आपकी जो परिभाषाएं होती हैं वो कहीं पर भी आपकी सर्वव्यापी नहीं होती हैं। तो कहीं पर चीज़ों को कम और कहीं पर उसका ज़्यादा प्रयोग होता है। किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ आपका जो होता है वो आपका प्रॉपर रूप से नहीं होता है। प्रॉपर रूप से इन द सेंस कि कोई भी चीज़ आपका, दुनिया की कोई भी चीज़ होती है वो आपकी परफेक्ट रूप हो ही नहीं सकती है। ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज़ का परफेक्ट रूप हो ही नहीं सकता है। तो कोई भी परिभाषा होती है उसका जो है कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा चीज़ें आती जाती हैं। कोई भी परिभाषा आपकी परफेक्ट नहीं हो सकती है, ये चीज़ यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे परिभाषा हम आपको नोट डाउन करके जो है आपको इजीली फॉर्म में जो है आपको सेंड कर देंगे। सेंड इन द सेंस कि आपको पीडीएफ फॉर्म में, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हम आपको क्या बताना चाहते थे। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसे भी समझ में आए, लेकिन ऐसे आपको हो सकता है कि चीज़ों में इधर उधर जो है हम आपको ज़्यादा चीज़ बता रहे हैं तो उसको आपको समझ में कम आए, हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ पहला दिन है तो आपको हमको समझने में टाइम लगेगा, और हो सकता है कि आप पहले से हमें जानते हो तो हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो, या फिर जो है फर्स्ट टाइम आपका हो तो समझ में टाइम हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आप परेशान ना होइए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और नहीं आता तो आप हमको जो है मैसेज कॉल करके बताना, हम आपको उसको चीज़ों को दोबारा कॉल पे या फिर जैसे आप बताओगे वैसे हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।